मेरा नाम शीतल है। मैं 26 साल की हूँ। हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे और इस दौरान मैंने अपने पति सुशील में कई बदलाव देखे। वह मेरी बातों से ज्यादा अपनी भाभी के बातों को महत्व देता था और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। घर की छोटी छोटी दिक्कत भी वह अपनी भाभी को बताता था और मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अनदेखा कर देता था। पहले तो मुझे लगा कि 10 साल पुराने रिश्ते का सभी को मोह होता ही है और शायद पत्नी के आने पर थोड़ा कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे लगने लगा था कि उनके बीच देवर भाभी के प्यार से भी कुछ ज्यादा है। मेरी जेठानी ऐसी थी कि उनको देखते ही कोई भी दीवाना हो जाए। मेरे जेठ ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते। अब मुझे उनके सौंदर्य से डर लगने लगा था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देख मेरे पति सुशील अपने भाभी के कमरे से बाहर आ रहे थे और मुझे देखकर डर से गए और सीधे बाथरूम में चले गए। आज मुझसे रहा नहीं गया। जब वह बाहर आए तो मैं गुस्से में बोली, जब तुम्हें अपने भाभी के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? इतना सुनते ही उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे बेड पर धक्का देते हुए बोला कि आज के बाद अगर भाभी के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में रोती रही, लेकिन वह मुझसे बिना कुछ कहे भूखे पेट ऑफिस के लिए निकल गए। पर मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए दोपहर में मैंने अपना सामान पैक किया और दिल्ली की बस पकड़कर मायके पहुंच गई थी। मेरी जेठानी ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुशील भी फोन पर फोन किया जा रहा था, पर मैंने उसका भी फोन नहीं उठाया और घर आते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया और माँ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ भी कहने लगी कि शीतल, तुमने एकदम सही किया। अब तुम उसे घर में कदम तभी रखोगी जब सुशील उसे चुड़ैल से अलग होकर तुम्हारे साथ रहने को राजी हो जाएंगे। मेरी बड़ी बहन रज्जो को बहुत चिंता हो रही थी। उसकी भी शादी को अब 2 महीने रह गए थे और मुझे देखकर उसे ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। हम सब खाना खाने बैठे। मैंने फोन जैसे ही ऑन किया उतने में ही सुशील का फोन आने लगा, पर मैंने उठाया नहीं। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दोबारा फिर से सुशील का फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो कहने लगा कि शीतल, अब ध्यान रखना, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो आओगी भी अपनी मर्जी से ही। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे लेने क्यों आओगे? तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? वह चुड़ैल है तो सही। अब रहो दोनों अकेले। मैं तो अब उस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। इस बात को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया था। मैं सुशील की राह देख रही थी, लेकिन वह मुझे लेने नहीं आया और आता भी क्यों? इतनी सुंदर औरत जो उसके साथ थी, फिर मेरी जैसी साधारण औरत की उसकी जरूरत क्या है? मैं बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को मेरी चिंता लगी हुई थी। मेरी बड़ी बहन की शादी को अब बस 20 ही दिन रह गए थे। घर वाले मेरी बड़ी बहन की शादी मुझसे पहले करने वाले थे, लेकिन लड़का बाहर विदेश में रहता है। काम की वजह से शादी की तारीख आगे कर दी, लेकिन मेरी शादी निश्चित तारीख पर ही हो गई थी। एक दिन पापा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि रज्जो की शादी के बाद मैं खुद जाकर सुशील से बात करूंगा। अगर वह तुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं उसे फिर अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए था। मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। अब रज्जो दीदी की शादी को बस 10 दिन ही रह गए थे। एक दिन मैंने खुद ही सुशील को फोन किया।
सुशील, तुम शादी में नहीं आओगे क्या? सुशील बोला, मुझे यही नहीं पता कि शादी किसकी है। रज्जो, दीदी की शादी है। तुम दामाद हो इस घर के, मैंने कहा। जब मुझे कोई निमंत्रण ही नहीं तो कैसे आ जाऊं? तुम्हें निमंत्रण देने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्से में कहा कि अब तक जो कुछ हुआ है वह कम है क्या? जो और अभी कुछ करना है। अच्छा ठीक है, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा। इतना कहकर सुशील ने फोन रख दिया। शादी वाले दिन मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी जो मुझे सुशील ने ही गिफ्ट की थी। मुझे लगा कि वह जरूर आएगा। मैंने उसकी बहुत राह देखी पर वह नहीं आया और ना ही उसका फोन आया। एक तरफ रज्जो दीदी की विदाई और दूसरी तरफ मेरी अपनी तकलीफ के बारे में सोचकर मैं माँ के गले लगकर रोने लग गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई और माँ से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। यह सुनकर माँ गुस्सा होने लगी और बोली कि उस इंसान के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी में आने के लिए वक्त नहीं है। तुम चुपचाप बैठो, अब जो करना है तुम्हारे पापा करेंगे। मैं दिन भर सुशील को फोन लगाती रही, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब हमारा रिश्ता बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। उतने में ही फोन की घंटी बजी, देखा तो सुशील का ही फोन था। हेलो शीतल, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। वह रोते हुए कहने लगा कि परसों रात में भैया भाभी का एक्सीडेंट हो गया था। भैया वहीं पर खत्म हो गए और भाभी अस्पताल में एडमिट है। मेरे तो दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया। मैंने जब घर में यह सब बताया तो सभी अपने गुस्से को एक तरफ करके मेरे साथ अस्पताल पहुंचे। मेरी जेठानी बबीता की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। काफी इलाज कराया, कई जगह मन्नतें भी मांगी थी। उस दिन सुशील कहीं से दर्शन करके लौट रहे थे। मेरी जेठानी कोमा में ही थी। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे अस्पताल में रहती थी। यह सब देखकर अब सुशील में बदलाव दिखने लगा था और वह मुझे फिर से प्यार करने लगा था। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन गया था। जेठानी की भी हालत में सुधार आ रहा था, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बारे में भी पता चल गया था। 1 महीने बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए घर पर भी मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने यह सुशील को बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ और जाकर अपनी भाभी के हाथों को चूमने लगा। मैं कुछ बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए ऐसा लगा कि जैसे वह हल्की सी मुस्कुराई हो। इसका मतलब यह खबर सुनकर वह भी बहुत खुश थी। मुझे अब 7वां महीना लग गया था। इसी बीच मुझे लगा कि जैसे सुशील फिर से अपनी भाभी के करीब जा रहे हो। प्रेगनेंसी के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे जरूरी काम करते भी थकान हो जाती थी। मैं अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। सुशील जब काम पर से आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद अपनी जेठानी को जूस पिलाकर अपने कमरे में आती और फिर मैं और सुशील खाना खाते। सुबह देर से उठती तो देखती कि सुशील नाश्ता बना चुका होता। मेरे साथ नाश्ता करके वह ऑफिस के लिए निकल जाते। एक दिन मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी आंख जल्दी खुल गई। सुशील को लगा कि मैं अभी तक सो रही हूँ, इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी दबे पांव उसके आगे जाने के बाद अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो वह अपनी भाभी के कमरे में जा रहा था और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं काफी देर तक वहां खड़ी रही, बाद में आकर अपने बेड पर लेट गई। सुशील का यह पागलपन मेरी समझ से परे था। पहले तो मेरी जेठानी ठीक ठाक थी, पर अभी तो एक अपंग की तरह बेड पर पड़ी रहती है। फिर सुशील अंदर कमरे में उनके साथ क्या करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही है, ताकि इन दोनों का सच मेरे सामने ना आ सके। आगे के कुछ दिन मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। मुझे अब सुशील से नफरत होने लगी थी। मैं रोज रात उसे अपनी भाभी के कमरे में जाते हुए देखती थी। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद वह अपनी भाभी के कमरे में जाता और करीब 2 घंटे बाद आकर मेरे बगल में लेट जाता, और वह पसीने में लथपथ होता था। मेरी डिलीवरी होने में अभी 15 दिन बाकी थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इन दोनों की रासलीला सहन नहीं करूंगी। डिलीवरी के बाद करीब 1 हफ्ते तक मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए पहले ही मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की सोच रही थी। रात में जब सुशील घर आया तो रोज की तरह मुझे जूस देते हुए कहा कि यह लो भाभी को जूस पिला आओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही पिला आ। ऐसा कहकर मैं उसी के सामने बेड पर लेट गई। उसने वह गिलास लिया और भाभी के कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर आया और कमरे में आकर मुझसे कहने लगा कि अभी से सोने जा रही हो क्या? चलो उठो, थोड़ा बहुत खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वैसे मेरी भूख तो मर गई थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के कारण मुझे खाना पड़ा। उठने में सुशील कहने लगा कि शीतल, कल हमें अस्पताल जाना है, भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा, तो कितने बजे तक जाओगे? जल्दी सुबह निकलेंगे, उनके कुछ टेस्ट भी करने हैं और आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन सुशील ने मेरे साथ नाश्ता किया और वो दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। मैं फिर बाजार जाकर एक छुपा कैमरा लाई और भाभी के कमरे में ऐसी जगह छुपाया ताकि वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, और उस कमरे को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था। यह सब करते करते मुझे दोपहर के 3 बज गए थे। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास उन दोनों के खिलाफ सबूत मिलने वाले थे। शाम जब वह दोनों आए तो सुशील ने मुझे समझाया कि कौन सी दवाई कब देनी है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उनकी भाभी ना होकर पत्नी ही हो। रात में सुशील खुद अपनी भाभी के लिए जूस और दवाई ले गया और 30 मिनट बाद वापस आया। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करके सुशील ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मैंने अपना फोन देखा। वह रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो मानो मेरे होश ही उड़ गए हो। सुशील अपनी भाभी के कमरे में गया और उन्हें उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाया। बेड की गंदी चादर हटाकर उसे पर साफ सुथरी चादर बिछाई। फिर वह गंदी चादर बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर भाभी की गंदी सलवार भी बदली और उसे भी धोकर सूखने के लिए डाल दी। अब हर रोज मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती। मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई थी कि सुशील ऑफिस के लिए जाता नहीं कि मैं अपना फोन देखने बैठ जाती, और सुशील का भी रोज का वही काम था। सुशील जो कुछ अपनी भाभी के साथ कर रहा था वह सिर्फ या तो पति कर सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ की इतनी सेवा कर सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज थी, इस बारे में सुशील से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने एक प्यार से बच्चे को जन्म दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ हमारे घर आई हुई थी। एक दिन मैंने वह वीडियो अपनी माँ को दिखाया।
तो माँ ने अपने सिर पर हाथ लगा लिया। कहने लगी कि शीतल तुम बहुत भोली हो। यह कोई माँ बेटे का प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक पति ही कर सकता है। और कुछ दिन बाद माँ अपने घर लौट गई और मुझे अपने मायके चलने के लिए कहने लगी। मेरा बेटा 1 महीने का हो गया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत बहुत खराब हो गई और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। सुशील अंदर से बहुत टूट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सगी माँ को ही खो दिया। कुछ दिनों बाद मैंने सुशील का मूड देखकर कहा कि तुम भाभी के कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद क्यों कर लेते थे। यह सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और लंबी सांस ली और कहा कि बचपन में मैं और मेरे भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो गया और पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की मौत के बाद दूसरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और हमें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले भैया की शादी भाभी से हुई, जो अपने घर में इकलौती थी। उनके माता पिता की मौत के बाद भाभी ने सारी संपत्ति भैया के हवाले कर दी। उन्होंने मेरा पालन पोषण एक माँ की तरह किया। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ सालों पहले मुझे निमोनिया हो गया था। मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तब भाभी ने ही मेरा ख्याल रखा था। उनकी जगह कोई और औरत होती तो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने मुझे संभाल। भाभी को रामायण की कथाएं बहुत पसंद थी, लेकिन वह पढ़ नहीं पाती थी। इसीलिए जब भैया कम से बाहर होते तो मैं उनको रामायण पढ़कर सुनता था। सुनने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर लेता था, जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम मायके चली गई थी। मैं चाहता तो यह सब कुछ पहले ही तुम्हें बता देता, मगर तुम्हें तब यकीन ना आता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक बार शक बैठ जाता है तो इंसान किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जब से भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तो वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इसलिए मैं उनकी सेवा करके उनके कर्ज से मुक्त होना चाहता था। लेकिन मैं उस ताकत के साथ सेवा नहीं कर पाया और ना ही उन्हें बचा पाया। इतना कहकर वह मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसे ऐसा देखकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे अंदर ही अंदर शर्म महसूस हो रही थी कि मैं इन दोनों के बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे भाभी और सुशील के रिश्ते के बारे में जो मेरे दिमाग में गंदगी भरी हुई थी उसको सोचकर आज भी अफसोस होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।